अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं अच्छा खेल सकता हूँ और खेलूंगा। तो ये है एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस, अपनी क्षमताओं पे कॉन्फिडेंस। और इंटरपर्सनल कॉन्फिडेंस है कि उसको अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस है, एक दूसरे पे आपस में ट्रस्ट है, आपस में एक दूसरे पर विश्वास है, तो तब टीम जो है अच्छा परफॉर्म करती है। तो इंटरपर्सनल कॉन्फिडेंस या कोच और एथलीट के बीच में ट्रस्ट इतना अच्छा है कि एथलीट को कोच के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो भी कोच करा रहा है वो हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए है और सही दिशा में है। तो ये दोनों कॉन्फिडेंस के डायमेंशंस हैं। उसके बाद हम आते हैं चैलेंज पे। चैलेंज में है लर्निंग चैलेंज खिलाड़ी तभी लेगा, चुनौतियां तभी लेगा जब उसको सीखने की इच्छा है। तो सीखने, लर्निंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि रिजल्ट। तो सीखे और आगे बढ़े। तो जितना सीखने के ऊपर उसको वी विल एम्फसाइज ऑन लर्निंग, it will develop a sense of challenge in him, because there is no end to learning, so he can keep on learning and improving. So this is one, and the other is risk orientation. कहीं कहीं पे रिस्क लेने की भी जरूरत होती है, और जो मेंटली टफ खिलाड़ी होते हैं वो रिस्क लेते हैं, वो डरते नहीं हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने में। तो these two things are elements of challenge. उसके बाद आता है कमिटमेंट में है गोल ओरिएंटेशन। आपके गोल्स क्लियर हैं कि नहीं, बच्चे के, खिलाड़ी के मन में उसके गोल्स क्लियर हैं कि नहीं, जो आपने गोल सेटिंग की है वो ठीक से हुई है कि नहीं हुई है, और उसकी गोल क्लैरिटी उसके दिमाग में है कि नहीं है कि हमें किस लक्ष्य तक पहुंचना है और क्या करना है। एंड ही शुड बी कमिटेड टू हिज गोल्स, कि जो गोल है उसको प्राप्त भी करना है। खाली गोल सेट करने से नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, परसिस्टेंट रहना पड़ता है, और गोल तक पहुंचने के लिए कोशिश करनी होती है। और दूसरा है अचीवमेंट ओरिएंटेशन, कि जो गोल्स हैं उनको हम अचीव करें। खाली गोल सेट करने से नहीं है, गोल्स हम अचीव भी करते चले, तब उसको सेंस ऑफ कमिटमेंट उसके अंदर आता है। कंट्रोल में इमोशनल कंट्रोल बहुत, उनके इमोशंस जो है वो बहुत कंट्रोल में रहते हैं। इमोशंस क्या क्या है, जैसे कि एंजाइटी, टेंशन, नर्वसनेस, ये नेगेटिव इमोशन है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। अगर ये कंट्रोल में नहीं है और ये हावी हो गए खिलाड़ी पे, तो इसके माने खिलाड़ी मेंटली टफ नहीं है। तो मेंटल टफनेस का लक्षण है कि नेगेटिव इमोशंस नहीं होते इन खिलाड़ियों में, और अगर थोड़े बहुत आते भी हैं तो वो उनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो इमोशनल कंट्रोल, इसमें आपके एंजाइटी आएगा, अग्रेशन आएगा, हॉस्टाइल अग्रेशन पे कंट्रोल, चीजें अच्छी नहीं है। तो एक समभाव होना चाहिए, एक समता होनी चाहिए इमोशंस में, और वो इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल स्टेबिलिटी वो खिलाड़ी में अच्छे मेंटली टफ खिलाड़ियों में होती है। और लाइफ के ऊपर कंट्रोल, खाली खेल के क्षेत्र में नहीं, बल्कि पूरे जीवन में उनके जो भी सिचुएशंस आती हैं वो उनका डट के सामना करते हैं, और उनको ये लगता है कि उनकी जीवन की कोई भी चीज जो है उन पे हावी नहीं होती, वो हर चीज को अपने नियंत्रण में, कंट्रोल में कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो नाउ वी विल सी ये 4 C's जो हैं, इनके क्या क्या खिलाड़ी जो है मेंटली टफ खिलाड़ी, वो क्या क्या सोचते हैं। जैसे कि ये कंट्रोल वाला है, आई रियली बिलीव आई कैन डू इट। अगर खिलाड़ी ये सोचता है कि मुझे विश्वास है कि मैं इस कंपटीशन में जीतूंगा या अच्छा करूंगा, तो इसके माने कि उसको अपने ऊपर कंट्रोल है, उसको अपने परफॉर्मेंस पे कंट्रोल है। आई कैन कीप माई इमोशंस इन चेक व्हेन डूइंग इट, और मेरे इमोशंस को मैं चेक में रखूंगा जब मैं खेल रहा हूँ। ये नहीं कि कोई अच्छा शॉट मारा तो इतने खुश हो गए कि अगला शॉट गड़बड़ हो गया। तो इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, और कंट्रोल में रख के खेलना है, तो खिलाड़ी अच्छा खेलेगा। उसी तरह से कॉन्फिडेंस है, आई बिलीव आई हैव द एबिलिटी टू डू इट, आई कैन स्टैंड माई ग्राउंड इफ आई नीड टू। तो खिलाड़ी को ये विश्वास, कि मुझे पूरा अपने ऊपर विश्वास है कि मैं अच्छा खेल सकता हूँ। उसी तरह से यहाँ पर है आपका चैलेंज, आई एम ड्रिवन टू डू इट, आई विल टेक अ चांस, सेटबैक्स मेक मी स्ट्रॉन्गर।
अब सेटबैक से डरते नहीं है मेंटली टफ खिलाड़ी। अगर मान लीजिए लूज करने लग गए या पॉइंट्स थोड़ा पीछे हो गए तो भी वो ओवरकम कर लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, क्योंकि वो डरते नहीं है सेटबैक्स से। तो सेटबैक्स मेक मी स्ट्रॉन्गर। हार जो है उससे सीखते हैं वो। अगर हार भी गए तो वो उससे सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एंड दे आर ड्रिवन टू डू इट। उनके अंदर से एक ड्राइव होती है, एक इच्छा होती है, तीव्र इच्छा कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है। और उसके बाद है कमिटमेंट। आई प्रॉमिस टू डू इट, आई विल सेट अ गोल, आई विल डू व्हाट इट टेक्स टू डिलीवर इट एंड हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है वो, उसके गोल्स क्लियर हैं और उसे मालूम है कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शेयर हो रही है मैम? नेक्स्ट है। हाँ हाँ, नेक्स्ट स्लाइड आ गई, राइट। ओके, नाउ कंट्रोल। कंट्रोल में है कि बिलीविंग दैट यू आर कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड परफॉर्मेंस ऑन द ग्राउंड। ये चीजें मैंने चारों आपको बताई थी जो डायग्राम में है। कॉन्फिडेंस है, possessing strong self belief in your ability to succeed. Challenges, viewing challenges as opportunities rather than obstacles. तो चैलेंज का एक बहुत बड़ा जो सिम्टम है मेंटली टफ खिलाड़ियों का, कि कोई भी चुनौती उनके सामने हो, चाहे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंपटीशन क्यों ना हो, वो उसको एक अवसर की तरह से देखते हैं कि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि मैं अपने जो भी स्किल्स है उनको प्रूव कर सकूं, उनको दिखा सकूं, दर्शा सकूं लोगों के सामने कि मैं कितना अच्छा खिलाड़ी हूँ। तो वो चैलेंजेस से डरते नहीं हैं और चैलेंजेस को वो बाधाओं की तरह से नहीं देखते हैं, उसको वो अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है अपने आप को सिद्ध करने के लिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली टफ पीपल प्लेयर्स। और कमिटमेंट है हैविंग द एबिलिटी टू स्टिक टू टास्क्स एंड सीक देम थ्रू कंपटीशन। तो जो भी वो सीख रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग में उनका ट्रेन करने का तरीका, वो उनके हाव भाव से आपको पता रहेगा कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके सीखता है और हर चीज पे ध्यान देता है, जो भी उसको सिखाया जाता है उसकी प्रैक्टिस करता है, सिंसियर है प्रैक्टिस में, परसिस्टेंट है। तो वो कमिटमेंट के इंडिकेटर्स, उससे पता चलता है कि खिलाड़ी जो है वो कितना कमिटेड है अपने खेल के प्रति। तो चाहे वो ट्रेनिंग हो या कंपटीशन हो, उसकी कमिटमेंट उसके व्यवहार से और उसके सीखने के तरीके से, प्रैक्टिस से पता चलती है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ जिम लोअर एक बहुत नामी प्रख्यात मनोवैज्ञानिक है, खेल मनोवैज्ञानिक। इन्होंने 4 इमोशनल मार्कर्स मेंटल टफनेस के बताए। तो उन्होंने बताया कि इमोशनली कैसे होते हैं मेंटली टफ खिलाड़ी। एक उनमें इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मेंटली टफ एथलीट्स जो होते हैं उनके अंदर इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इट इज द एबिलिटी टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस इन अ बैलेंस्ड मैनर. Emotional flexibility also speaks to the skill of feeling and expressing a wide range of positive emotions, humor, fighting spirit, pleasure, enjoyment. तो ये खिलाड़ी जो है, इनके इमोशंस जो है वो पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, नेगेटिव इमोशंस इनमें कम होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं, जैसे कि मजाक करना, ह्यूमर करना, हमेशा नहीं लेकिन हंसना और सबको हंसाना, ये एक ऐसे लोगों की कैरेक्टरिस्टिक है जो जिनका जो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है जिनके दिमाग में। जिनके दिमाग में प्रेशर होता है, टेंशन होता है, वो मजाक नहीं कर सकते। तो ये लोग लाइट रहते हैं और ह्यूमर भी करते हैं, उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट होती है, तो फाइट करना है उनको लास्ट तक। तो वो रिजल्ट के बारे में कम सोचते हैं, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट उनके अंदर बहुत होती है कि हमें कंपटीशन के लास्ट तक, इवेंट के लास्ट तक फाइट करना है। जीते कि नहीं जीते वो बात की बात है, बट दे हैव अ फाइटिंग स्पिरिट। और ये एंजॉयमेंट और प्लेजर, इस तरह की पॉजिटिव इमोशंस इनमें देखे जाते हैं, क्योंकि ये जब खेलते हैं तो ये एंजॉय करके खेलते हैं। चाहे जितना भी टफ कंपटीशन हो, वो बहुत एंजॉय करते हैं और प्लेजरेबल उनके लिए वो एक्टिविटी होती है। उसके बाद है इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस. यू आर इमोशनली एंगेज्ड इन द कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, नॉट विथड्रॉन.
तो ये अपना पूरा 100% कंपटीशन में देते हैं। ये डरते नहीं है कंपटीशन से, या कंपटीशन से साइकोलॉजिकली हटने की कोशिश नहीं करते। ये एक बार उतर गए ग्राउंड में तो पूरा का पूरा अपना 100% अपना एनर्जी जो है वो खेल में लगाते हैं, अपने परफॉर्मेंस पे लगाते हैं। Emotional strength, the ability to handle great emotional force and sustain your fighting spirit no matter what the circumstances. तो इनमें इतनी इमोशनल स्ट्रेंथ होती है कि चाहे जैसा भी टफ कंपटीशन हो, चाहे जैसा भी अपोनेंट हो या अपोनेंट टीम बहुत स्ट्रांग हो, ये पीछे नहीं हटते, ये लोग डरते नहीं हैं और फाइटिंग स्पिरिट के साथ और अपनी जो उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ है उसके साथ ये फाइट करते हैं। तो डरते नहीं है ये कि टफ अपोनेंट को देखा तो डर गए, या टफ टीम के साथ खेल रहे हैं तो डर गए। तो अगर डर गया वो मर गया। तो डरने से जो है वो सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो इसलिए ये लोग जो है ये अपने जीवन में और अपने खेल के भी क्षेत्र में ये लोग फाइट करते हैं और अंत तक फाइट करते रहते हैं। उसके बाद है इमोशनल रेजिलियंसी। रेजिलियंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली टफ लोगों का, खिलाड़ियों का। रेजिलियंस का मतलब है कि अगर आपको कोई सेटबैक हुआ, अगर आपने इफ यू हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल, इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दे आर एबल टू बाउंस बैक। वो हारने से घबराते नहीं। अगर हार हो भी गई तो वो हार से सीखते हैं और वापस अपना परफॉर्मेंस ऊंचे दर्जे का लेके आते हैं, क्योंकि वो जब हार को सीखने की तरह से वो उसको देखते हैं कि हमें इससे क्या सीख मिल रही है, और उस पे वो काम करते हैं, अपनी कमजोरियों पे काम करके, और फिर वो और स्ट्रांग अपने आप को बनाते हैं। Being able to handle setbacks and recovering quickly from them, like other aspects of mental toughness, these skills can be learned. It is not something genetic. तो ये सारी चीजें जो है, इमोशनल एंगल्स जो है, इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंसी, these all can be taught, they can be learned by the athlete. ऐसा नहीं है कि ये जन्मजात होते हैं और सिखाया नहीं जा सकता। ये सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं, ट्रेन की जा सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ मेंटली टफ एथलीट्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो मेंटली टफ एथलीट्स होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण, क्या क्या गुण होते हैं? दे फाइंड अ वे नॉट एन एक्सक्यूज। ये कभी बहाने नहीं ढूंढते, ये सोल्यूशन ढूंढते हैं। इनका सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होता है कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान क्या है, वो उस पर ज्यादा काम करते हैं। बहाने नहीं ढूंढते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं कर पाए, तो आज बीमार हो गए, तो कल ये हो गया, तो कल वो हो गया। जितने बहाने बनाते हैं इसके माने कि दे आर मेंटली वीक, दे आर नॉट मेंटली टफ एथलीट्स। मेंटली टफ एथलीट विल ऑलवेज लुक फॉर अ सोल्यूशन. Mentally tough athletes don't make excuses when things don't go their way. Instead of playing the blame game, they take responsibility for their performance. तो ये blame game नहीं खेलते हैं कि किसी दूसरे को दोष दे दिया, या किसी समस्या पे कोई समस्या आ गई तो अपने वातावरण पे दोष दे दिया कि ये नहीं था, ये नहीं मिला, इसलिए नहीं हुआ। तो ये अपने परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। सेकेंड है अडेप्ट करते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स द वे दे ऑलवेज हैव, मेंटली टफ एथलीट्स फाइंड न्यू वेज ऑफ चैलेंजिंग देमसेल्व्स, पुशिंग देमसेल्व्स टू आउटर लिमिट्स ऑफ देयर पोटेंशियल। तो ये ऐसा नहीं है कि जो ढर्रा चला आ रहा है उसी में वो ट्रेन करते हैं। दे ऑल्सो डू न्यू काइंड ऑफ थिंग्स एंड फाइंड आउट न्यू वेज अपने अपने जीवन में, अपने खेल के जीवन में कैसे अपने चुनौतियों को बढ़ाएं और चुनौतियों का डट के सामना करें, जिससे कि उनका जो कंफर्ट जोन है उससे हट के उसके बियॉन्ड जाके वो खेलें। तो अडेप्ट करने की उनमें जो एक क्षमता है कि सर्कमस्टेंसेस चाहे जितने भी डिफिकल्ट हो, वो उस डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस पे भी हावी हो जाते हैं और वो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस को भी फेस कर सकते हैं। Then they expend their energy on things that benefit performance. Mentally tough athletes focus on the things they can control. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो चीजों पे उनको नियंत्रण है उन्हीं चीजों पे वो ध्यान देते हैं। ऐसी चीजें जो उनके कंट्रोल में नहीं है उस पर वो अपना टाइम और एनर्जी जाया नहीं करते। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली टफ पीपल कि कहाँ पे उनको अपनी एनर्जी और टाइम लगाना है और अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, उस पे उनका ध्यान ज्यादा रहता है, और जो चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उन पे वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
then they see the past as valuable and informative lessons and nothing more. Past उनके लिए जो है वो past पे अगर वो ध्यान उनका जाता भी है तो उन्होंने past से अपनी क्या क्या सीखा है और कैसे वो आगे बढ़े हैं उस पर वो ध्यान ले जाते हैं, ना कि वो कब कब असफल रहे। नेगेटिव चीजें पास्ट की वो कम सोचते हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि कैसे वो पास्ट में जैसे थे उससे अब वर्तमान में कैसे वो और ज्यादा स्ट्रांग बने हैं और क्या क्या उन्होंने अपने अनुभव से सीखा है। सो मेंटली टफ एथलीट्स लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से वो सीखते हैं और जो दूसरे लोग गलतियां करते हैं उससे भी सीखते हैं। then they let go of the past and move forward. तो गलतियों से सीखते हैं और उसके बाद पास्ट को भूल के वो आगे बढ़ते। ये भी एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। रिस्क टेकिंग एक और इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, रिस्क लेते हैं ये। Mentally tough athletes understand the fear of failure prevents fully committing to and achieving excellence in their sport. Now मैंने आपको बताया था कि दो तरह की मोटिवेशंस होते हैं खिलाड़ियों में, एक होता है मोटिवेशन टू अचीव और एक होता है मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर। तो मेंटली टफ खिलाड़ी जो है वो उनको उनके अंदर फियर ऑफ फेलियर नहीं होता है, वो फेलियर से डरते नहीं हैं और उसको अवॉइड करने के लिए नहीं खेलते हैं बल्कि अचीव करने के लिए खेलते हैं। तो अचीविंग एक्सेलेंस जो है वो उनका लक्ष्य होता है, ना कि फेलियर अवॉइड करना। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली टफ एथलीट। They seek out opportunities to move out of their comfort zone. अपने comfort zone से बढ़ के risks लेते हैं और अब ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा एनर्जी लगा के कंफर्ट जोन के बियॉन्ड खेलते हैं और नए नए चैलेंजेस को चुनौतियों का सामना करते हैं। मीट चैलेंजेस विद एंथुसियाज्म इंस्टेड ऑफ ड्रेड एंड एंजाइटी। जब कोई भी उनके खेल जीवन में कोई भी किसी प्रकार की चुनौती आती है वो उसका डट कर सामना करते हैं, ना कि डर जाते हैं या एंजाइटी शो करने लगते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि नेगेटिव इमोशंस, एंजाइटी, ये सब इनमें कम दिखाई देती है। इनके अंदर हिम्मत होती है और जज्बा होता है कि हमें चुनौतियों का सामना करना है। रिमेन परसिस्टेंट डिस्पाइट फेलियर। मेंटली टफ एथलीट्स जो है ये फेलियर से बिल्कुल डरते नहीं है और ये इनका जो नजरिया होता है असफलता के प्रति वो ये होता है कि फेलियर जो है एक सीढ़ी है जो उनकी जर्नी में उनको गोल अचीवमेंट तक ले जाएगी। तो फेलियर से भी वो सीखते हैं। तो दिस इज अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स फेलियर कि फेलियर आएगा जीवन में, ऐसा नहीं कि आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे, लेकिन फेलियर आने से आप डरेंगे नहीं। फेलियर आने से ये खिलाड़ी जो मेंटली टफ खिलाड़ी हैं ये मायूस नहीं होते हैं, घबराते नहीं हैं और फेलियर से सीख के वो आगे बढ़ते हैं। तो फेलियर को भी एक सीढ़ी की तरह से लेते हैं कि उससे हमें क्या सीखना है कि हमारी जो जर्नी है अपने गोल के प्रति, वो जर्नी में कोई रुकावट ना आए। तो फेलियर को वो रुकावट की तरह से नहीं देखते हैं बल्कि एक चुनौती की तरह से देखते हैं। नेक्स्ट, दे परस्यू एक्सेलेंस नॉट परफेक्शन। नाउ इनका जो उद्देश्य होता है कि हम जो भी काम करें उसमें एक्सेल करें, उसको अपनी पूरी 100% ताकत लगा के 100% पूरे मन से उस काम को करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो इनके गोल होते हैं पर उनका फोकस है इज ऑन द स्टेप्स दे नीड टू गेट टू दैट गोल। खाली गोल से वो संतुष्ट नहीं होते कि गोल सेटिंग कर ली और हो गया, वो उससे कुछ नहीं होना। वो कटिबद्ध होते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए। और कैसे वो गोल तक पहुंचे, जिसको कि हम प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस गोल्स बोलते हैं, उन पर इनका ध्यान बहुत रहता है कि किस प्रोसेस के द्वारा किस तरीके से हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर ये बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि आउटकम गोल्स पे। रिजल्ट पे इनका ध्यान नहीं रहता है बल्कि प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। दे आर नॉट एम्बेरस्ड बाय मिस्टेक्स। गलतियां करने से ये घबराते नहीं। जो खिलाड़ी मेंटली टफ नहीं होते हैं वो हमेशा गलती अवॉइड करना चाहते हैं कि गलती ना हो जाए मेरे से। उनको ये चिंता होती है कि कहीं ये टेक्निक गलत ना हो जाए। लेकिन जो मेंटली टफ खिलाड़ी है वो गलती करने से घबराता नहीं है, क्योंकि गलती से भी वो सीखता है। सो दे डू नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट, दे पुश देमसेल्व्स टू द मैक्सिमम एंड सीक डेली इंप्रूवमेंट।
डेली लाइफ में अपने ट्रेनिंग में कैसे वो इम्प्रूव कर रहे हैं वो देखते हैं कि हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इट इज नॉट द एंड रिजल्ट कि लास्ट में हमको जाके मेडल आएगा कि नहीं, वो उनका आउटकम पे ध्यान नहीं होता है, बल्कि इस पर होता है कि वो रोज अपने जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें उनका इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है। Mentally tough athletes understand they will make mistakes along the way, and these mistakes are both necessary and critical turning points in their journey towards excellence. तो ये mistakes जो है, जो गलतियां वो करते हैं, उससे भी वो सीखते हैं, क्योंकि वो उनको excellence की तरफ ले जाता है। अगर वो उससे सीख नहीं लेंगे और अपने आप को सुधारेंगे नहीं, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए वो गलतियां करने से नहीं डरते, और गलती होती है तो गलतियों से भी सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। They concern themselves with their talents and abilities. Mentally tough athletes don't try to please others. वो इसलिए नहीं खेलते किसी और को खुश करने के लिए कि कोच खुश हो जाएगा या हमारे टीममेट्स जो हैं वो खुश हो जाएंगे। उनको इससे नहीं चिंता होती कि दूसरों को खुश करने के लिए वो खेल रहे हैं, बल्कि इस बात से उनका ध्यान रहता है कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, मेरे अंदर क्या क्षमताएं हैं, क्या टैलेंट है, क्या स्किल्स हैं, और कैसे उनको हम इम्प्रूव करें और अपने आप को एक्सेलेंस की तरफ ले जाएं, और जो हमारे गोल्स हैं उन तक हम पहुंच सकें। तो उनका ध्यान जो है वो अपनी एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं पे, अपने टैलेंट पे, अपनी हार्डवर्क और मेहनत पे, उस पर ज्यादा रहता है, ना कि इस पे कि हमें किसी दूसरे को खुश करना है अपने परफॉर्मेंस। So they are not bothered about making others happy or creating an impression on others. They are more concerned about improving themselves. So learning and improvement पे इनका ध्यान ज्यादा होता है। Next slide. Now psychology of a mentally tough athlete. तो ये तो उनके बिहेवियर जो अभी तक हमने बताया, ये आपको ये बताया कि उनका मेंटली टफ खिलाड़ियों का बिहेवियर कैसा होता है, और अपने खेल जीवन में उनमें क्या क्या आपको उनके व्यवहार में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अब अगर हम ओवरऑल देखें कि जो मेंटली टफ एथलीट है उसकी साइकोलॉजी, उसकी मानसिकता कैसी होती है, तो he has a strong belief, they have strong beliefs about the ability to reach goals. तो गोल सेटिंग तो करते ही हैं, साथ में उनको ये भी विश्वास होता है कि मैं अपने गोल्स तक पहुंच पाऊंगा। तो अपने ऊपर ये विश्वास होना और ये बिलीफ होना बहुत इंपॉर्टेंट। They have strong beliefs in personally having the ability to beat tough opponents. Now they have belief in themselves that कितना भी टफ अपोनेंट हो, हम उसको बीट कर सकते हैं। हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम उसको हरा सकते हैं और हम किसी से कम नहीं है। तो ये धारणा कि हम किसी से कम नहीं है, ये मेंटली टफ खिलाड़ी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य। तो बहुत स्ट्रांग उनको ये बिलीफ होती है, अपने ऊपर विश्वास होता है कि हम टफ से टफ अपोनेंट्स को भी हम बीट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर क्षमता है। Has ongoing motivation to succeed. ये एक मोटिवेशन है, मोटिवेशन टू सक्सीड, कि हमें सक्सेस मिले जो भी हम काम करें। तो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी है उनके अंदर एक मोटिवेशन कि मुझे सक्सेस तक पहुंचना है, मुझे अपने गोल्स तक पहुंचना है। तो ये मोटिवेशन टू सक्सीड इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन मेंटली टफ एथलीट्स। They can bounce back from performance setbacks. ये मैंने बताया था कि जब भी कोई परफॉर्मेंस में सेटबैक हो, या हार जाए वो, या लूज कर जाए, तो वो उससे मायूस नहीं होते हैं और अपना परफॉर्मेंस वापस ले आते हैं, बाउंस बैक करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस वापस ले आते हैं। They thrive under pressure. अगर ऐसे खिलाड़ियों को अगर प्रेशर हो कंपटीशन का या किसी प्रकार का तनाव या दबाव है, वो उससे डरते नहीं है, बल्कि कि जितना तनाव और दबाव होता है वो उसको चुनौती की तरह लेते हैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह के खिलाड़ी होते हैं जिनको आप देखेंगे कि वो ट्रेनिंग में उतना अच्छा नहीं कर रहे, पर कंपटीशन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन उनके लिए एक चुनौती है, जहां पर कि वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि मैं कितना अच्छा खिलाड़ी। तो प्रेशर से घबराने की जगह वो प्रेशर में और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। Then copes with normal pre-competition anxiety. जो pre-competition anxiety थोड़ी बहुत हर प्लेयर में होती है, लेकिन इनकी कोपिंग स्ट्रेटेजी, कोपिंग का मतलब है कि आप अपनी एंजाइटी को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपको एंजाइटी हर प्लेयर को होती है, लेकिन कुछ प्लेयर्स कंट्रोल करके और अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ प्लेयर जो नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, उनके ऊपर एंजाइटी हावी हो जाती है, टेंशन हावी हो जाता है और उनका परफॉर्मेंस गिर जाता है।
लेकिन मेंटली टफ खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं होता है, ये अपनी एंजाइटी से बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक कोप कर लेते हैं, उसको कंट्रोल में ले आते हैं एंजाइटी को। नेक्स्ट, they are unaffected by others good or bad performances. इनका ध्यान दूसरों के परफॉर्मेंस पे नहीं होता है कि दूसरा खिलाड़ी अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, इससे इनके अपने परफॉर्मेंस पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तुलना नहीं करते हैं अपने परफॉर्मेंस की दूसरों से, उनको अपना अच्छा परफॉर्म करना है और उस पर उनका ध्यान रहता है। दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, they are not affected by that. They remain reasonably focused through life's distractions. किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन, चाहे उनके जीवन में कोई डिस्ट्रैक्शन आए या खेल के क्षेत्र में आए, वो उससे ज्यादा उनका कंसंट्रेशन हटता नहीं, वो मायूस नहीं होते हैं, और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आए वो फोकस अपना नहीं खोते हैं। तो उनका जो खेल के ऊपर ध्यान है, खेल पे फोकस है, अपने परफॉर्मेंस पे फोकस है, वो नहीं हराते हैं, वो उनके फोकस बना रहता है। कैन पुश ऑफ फिजिकल पेन व्हाइल मेंटेनिंग, यहाँ पे कुछ छूट गया है। ओके, तो फिजिकल पेन अगर मान लीजिए खेलते खेलते इंजरी हो गई या पेन हो गया, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो मेंटली टफ खिलाड़ी हैं वो इंजरी के बावजूद पूरा मैच खेल जाते हैं उसी हालत में, उसके बाद वो जाके ट्रीटमेंट कराते हैं। तो पेन की टॉलरेंस, कितना पेन वो टॉलरेट कर सकते हैं, उनकी टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो कभी कभी वो फिजिकल पेन को भी टॉलरेट कर सकते हैं और उसको वो नजरअंदाज करके अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखते हैं। व्हाइल मेंटेनिंग देयर परफॉर्मेंस होना चाहिए, यहाँ पे छूट गया ये। A strong determination to succeed which motivates teammates. अब इनका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है कि हमें सक्सेस पहुंचना है, ये दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं इससे। तो अगर टीम में इस तरह के खिलाड़ी हैं, मेंटली टफ खिलाड़ी हैं, तो खुद तो वो सक्सेस लेना ही चाहते हैं, सक्सेस तक पहुंचना चाहते हैं, साथ साथ वो बाकी खिलाड़ियों को भी मोटिवेट करते हैं अपनी इस कैरेक्टरिस्टिक से, अपने जो उनके ये गुण है मेंटल टफ खिलाड़ियों का, कि हमें फाइट करना है और सक्सीड करना है, इस गुण से वो दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। कैन शेक ऑफ हार्श क्रिटिसिज्म फ्रॉम द कोचेस, अगर क्रिटिसाइज करे कोच और बहुत हार्श क्रिटिसिज्म भी हो, वो उससे उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। वो क्रिटिसिज्म से डरते नहीं है कि आलोचना अगर कोई करे, और वो उससे भी सीखते हैं कि किसी ने, अगर कोच ने आलोचना की और कोई क्रिटिसाइज किया तो क्यों किया और हमें कहाँ पर इम्प्रूव करना है, उसका उनका ध्यान उस पर ज्यादा रहता है। कैन रीगेन इमोशनल कंट्रोल फॉलोइंग अ सेटबैक इन अ गेम, अगर गेम में सेटबैक हो जाता है तो वो वापस अपने इमोशनल कंट्रोल को वापस ले आ सकते हैं, जो कि पहले भी मैंने बताया था। नेक्स्ट स्लाइड। टैलेंट विदाउट मेंटल टफनेस ट्रेनिंग कैन बी एवरेज, अगर खिलाड़ी के अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल है, फिट खिलाड़ी है, सब तरह से उसमें अच्छाइयां है, फिजिकली ही इज एब्सोल्युटली फिट, लेकिन अगर उसके अंदर मेंटल टफनेस नहीं है तो वो एक एवरेज खिलाड़ी ही कहलाएगा, एक औसत खिलाड़ी ही कहलाएगा, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका माइंड वीक है, माइंड उतना स्ट्रांग नहीं है। तो अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपका खिलाड़ी का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होना चाहिए, हमेशा वो लगा रहे और अच्छा परफॉर्म करे और आगे की तरफ बढ़ता रहे। लेकिन अगर टैलेंट खिलाड़ी का एवरेज है, मान लीजिए खिलाड़ी का टैलेंट औसत है, बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं है, उसके स्किल्स बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अगर वो मेंटली टफ है बहुत, तो एक अच्छा एथलीट वो तैयार होगा। But average talent with mental toughness makes good athletes accomplish great things. तो जो एवरेज टैलेंट वाले खिलाड़ी हैं, अगर वो मेंटली टफ हैं तो उनको बहुत आगे जा सकते हैं और अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, क्योंकि अपनी मेंटल टफनेस से वो अपनी फिजिकल कमजोरियों को भी सुधारते हैं। क्योंकि वो मेंटली टफ है, वो अपनी फिजिकल कमजोरियों पे भी मेहनत करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं और उसको भी सुधारते हैं। तो दैट इज हाउ दे कैन अकॉम्प्लिश, उनके अचीवमेंट्स जो हैं बहुत हाई लेवल के हो सकते हैं। सो मेंटल टफनेस इसलिए ज्यादा जरूरी है, फिजिकल टफनेस तो ही है जरूरी, बट मेंटल टफनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट।
नाउ मेंटल टफनेस ट्रेनिंग, अब कैसे आप कोच खिलाड़ियों की मेंटल टफनेस ट्रेनिंग कैसे कराएं। अब आपने देखा कि मेंटल टफनेस क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, और जो मेंटली टफ खिलाड़ी होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनका व्यवहार ग्राउंड पे कैसा होता है, और उनके जीवन में वो कैसे उनका व्यवहार होता है, और साथ साथ उनकी चरित्र की विशेषताएं क्या हैं, उनके व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, क्या क्या उनके अंदर विशेषताएं होती हैं, ये अभी तक हम लोगों ने देखा। नाउ एज जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेंटल टफनेस जो है वो जन्मजात नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत अंश हो सकता है, क्योंकि जिसके माता पिता स्ट्रांग हैं, मेंटली टफ हैं, और बहुत उन्होंने हार्डशिप्स देखी हैं, और बच्चा उसी वातावरण में बड़ा हुआ है, तो बच्चा भी बच्चे के अंदर भी वो माता पिता के गुण आते हैं, जब वो, क्योंकि उन्हीं की संतान है, तो अगर उनमें वो फाइट करने की इंस्टिंक्ट है तो बच्चों में भी आती, तो थोड़ा बहुत वंशानुक्रम का हाथ है जरूर। लेकिन बहुत कुछ खिलाड़ी जो है वो अपने वातावरण में दूसरों को देख के सीखता है, और उसको सिखाया जा सकता है ग्राउंड पे। इवन कोचेस कैन ट्रेन द प्लेयर्स टू बिकम मेंटली टफ, और कोचेस क्या कर सकते हैं इस पर आज हम फोकस करेंगे, क्योंकि आपके लिए यही जरूरी है जानना कि एज अ कोच हाउ कैन यू prepare mentally tough players. तो implementing tough physical conditioning, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजिकली टफ होना जरूरी है खिलाड़ियों के लिए। तो फिजिकल कंडीशनिंग उनकी इतनी स्ट्रांग हो कि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि जब तक आप खिलाड़ी को फिजिकल कंडीशनिंग और फिजिकली स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, उसके स्किल्स पे ध्यान नहीं देंगे, तो खिलाड़ी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब वो देखेगा कि हमारे स्किल्स अच्छे हैं, हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर एबिलिटी है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, और उसके साथ साथ मैं फिट हूँ, आई एम फिजिकली वेरी फिट। तो जब उसको ये एहसास होगा कि फिजिकल फिट है, तो उसकी मेंटल पॉजिटिविटी अपने प्रति बढ़ेगी, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी चीज है टफ फिजिकल कंडीशनिंग। Tough physical conditioning helps to build the mental toughness attributes of performing under pressure and self-belief. तो अगर टफ फिजिकल कंडीशनिंग आप कराएंगे, फिजिकल कंडीशनिंग तो जरूरी है हर गेम के लिए, लेकिन उसमें भी आप ग्रेजुअली आप उसको टफ बनाते जाइए, टफ फिजिकल कंडीशनिंग दीजिए। उससे क्या होगा कि खिलाड़ियों की प्रवृत्ति की प्रेशर के अंडर हम कैसे खेलें, जब प्रेशर आएगा उनके ऊपर कंपटीशन का या डिफिकल्ट कंपटीशन आएगा, तो वो डरेंगे नहीं, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग दे हैव डन वेरी टफ फिजिकल ट्रेनिंग। तो फिजिकल कंडीशनिंग टफ होनी चाहिए, और उससे होने से वो हर तरह के प्रेशर का सामना कर पाएंगे, और उनके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ बिलीफ उनका बहुत स्ट्रांग होगा, अपने ऊपर उनको विश्वास होगा कि हाँ हम कर सकते हैं। मैनिपुलेटिंग प्रैक्टिस एनवायरमेंट्स टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव, डिफिकल्ट एंड प्रेशर इंड्यूसिंग सिचुएशंस। अब आप जो एक होता है कि आप नॉर्मल ट्रेनिंग कराते हैं और रोज वही ट्रेनिंग कराते हैं, और एंड दैट इज ऑल। एक होता है कि आप समय समय पर प्रैक्टिस सिचुएशंस में आप कॉम्पिटिशंस करवाएं, कॉम्पिटिशन एक्सपोजर दें बच्चों को। अब कोई जरूरी नहीं कि कोई बड़ा कॉम्पिटिशन हो रहा है और आप उस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। यू कैन क्रिएट कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में आपस में कॉम्पिटिशंस करवाइए रह रह के। इससे उनको थोड़ा सा कंपटीशन की भावना उनके अंदर आती है, और कंपटीशन एक्सपोजर मिलता है, और कंपटीशन के प्रेशर को कैसे वो हैंडल करें वो सीखते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सपोज देम टू कंपटीशन सिचुएशंस. Difficult and pressure-inducing situations is an important strategy for building mentally tough athletes. So difficult situations, competitive situations और प्रेशर सिचुएशंस आप क्रिएट करिए अपनी ट्रेनिंग के दौरान, जिससे कि खिलाड़ी हर तरह की सिचुएशन से डील करना सीखे और मेंटली टफ बने। नेक्स्ट स्लाइड। However, these environments should be positive and confidence building. अब ये जरूरी है कि खिलाड़ी का जो वातावरण है वो कैसा है। खिलाड़ी का वातावरण मतलब
खेल का वातावरण जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसका कोच के साथ संबंध, उसका बाकी खिलाड़ियों के साथ कैसा संबंध है, तो वो उसका खेल का वातावरण हुआ। और दूसरा है उसका पारिवारिक वातावरण, उसके परिवार के अंदर उसको कितना अपने माता पिता से सपोर्ट मिल रहा है, कितना वो उसको एनकरेज कर रहे हैं, उसको कितना वो प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ भाई खेल में तुम आगे जाओ और हम तुमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है और साथ साथ इमोशनल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माता पिता खुश हों कि हाँ बच्चा खेल में है। अगर ऐसे माता पिता हैं जो रोज उसको सुनाते रहेंगे कि खेल में कुछ नहीं होना है, पढ़ाई कर लेते तो अच्छा होता, ये होता, तो उस तरह का खिलाड़ी जो है वो आगे नहीं जा पाता है ज्यादा, क्योंकि उसको हमेशा ये लगता है कि हमें घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए एनवायरनमेंट सपोर्टिव होना बहुत जरूरी और पॉजिटिव होना चाहिए। इससे जो है बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो खुलकर खेलेगा बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दबाव में आए, वो नेचुरल तरीके से आगे बढ़ेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और फाइट करने की उसके अंदर प्रवृत्ति आएगी, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पीछे लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सोशल सपोर्ट एक बहुत बड़ा चीज है जिसको कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं उतना। हम सोचते हैं कि जैसा भी वातावरण हो उससे क्या फर्क पड़ता है, खिलाड़ी तो अच्छा कर ही लेगा, ऐसा नहीं है। तो सोशल सपोर्ट, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हम ढूंढते हैं सपोर्ट, हम चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, कोच हैं या हमारे टीममेट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनसे हमको इमोशनल और सोशल सपोर्ट मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और खेल में कैसा वातावरण कोच तैयार करता है। कोचेस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ कोच होते हैं जो कि बहुत नेगेटिव होते हैं और पनिशमेंट बहुत ज्यादा देते हैं। तो जो पनिशमेंट देते हैं कोचेस या नेगेटिव अप्रोच जिनका होता है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस मेंटली टफ प्लेयर्स। तो मेंटली टफ प्लेयर्स के लिए पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए कोच का, और हमेशा उसको एनकरेज करे, फीडबैक दे और कैसे उसको सुधारना है उस पर उसके साथ लगा रहे, रादर देन क्रिटिसाइजिंग एंड पुलिंग हिम बैक। ही शुड नॉट, कोच ऐसा ना हो कि वो बच्चे को नेगेटिव बोल बोल के उसको और पीछे खींचे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोचेस का अप्रोच कैसा है कोचिंग के प्रति। यू शुड नॉट बी नेगेटिव एंड यू शुड नॉट मेक यूज ऑफ पनिशमेंट्स, बल्कि आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए, एनकरेज करिए और उनकी गलतियों को सुधारने के लिए उनको तरीके बताइए कैसे वो इम्प्रूव करें। देन दे विल दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर देम। Second है, for example, elite athletes have reported that being in a rewarding, for example, opportunity to demonstrate ability. कितनी आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपनी एबिलिटीज को दर्शा सके, उनके अंदर जो टैलेंट है उसको उभार सके। तो इस तरह की अगर आप ट्रेनिंग में उनको बार बार अवसर देते हैं कि वो उनके अंदर जो भी टैलेंट्स हैं या जो भी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं उनको वो बाहर ला सकें और उनका पूरा का पूरा प्रयोग कर सकें। तो खिलाड़ियों से इंटरव्यू किए गए और ये पाया कि खिलाड़ी जो है इस तरह के वातावरण को बहुत पसंद करते हैं, जहाँ पे कि उनको पूरा सपोर्ट मिलता है कोच से और उनको उनकी काबिलियत को दर्शाने का मौका मिलता है और एंजॉय करने का मौका मिलता है। जो वो खेल रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप बार बार खिलाड़ी को क्रिटिसाइज करेंगे या नेगेटिव बोलेंगे या उसको पीछे खींचेंगे या उसको ऐसी चीजें बोलेंगे जिससे कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, तो वो खेल को कभी एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि हिज माइंड विल बिकम नेगेटिव। तो आप अपनी नेगेटिविटी खिलाड़ी के माइंड में वो नेगेटिविटी ट्रांसफर कर देते हैं और खिलाड़ी एंजॉय करना भूल जाता है खेल। तो वो ये एंजॉयमेंट का जो एक चीज है, जज्बा है कि खिलाड़ी जो भी काम करे उसको खुशी खुशी करे, वो चीज कोचेस को देखना है कि वो एंजॉयमेंट का जज्बा उनका उसको हानि ना पहुंचे किसी तरह से। तभी वो अपने स्किल्स पर मास्टरी करेंगे, अपने महारत हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो खिलाड़ियों ने भी ये बताया है कि इस तरह के वातावरण जहां पर उनको की अवसर मिलता है अपनी एबिलिटी दिखाने का और अगर वो एंजॉय करके खेल सकते हैं तो वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, एंड दैट हैज मेड देम मेंटली टफ। To help create this positive climate, coaches should emphasize a positive approach to learning. अब ये पॉजिटिव क्लाइमेट जो है ये कैसे आप क्रिएट करें एज कोचेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लर्निंग और इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट पर मत ध्यान ले जाइए।
अभी आपने सुना होगा, अभी 2 दिन पहले जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सब खिलाड़ियों को, टोक्यो के जो खिलाड़ी जा रहे हैं ओलंपिक्स में, उनको एड्रेस किया था, लास्ट में उन्होंने एक चीज कही कि आप जीतने के प्रेशर में मत खेलना, बल्कि अपना बेस्ट करके आना। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए कि जो भी तुमने सीखा है उसको पूरा का पूरा दर्शा के आओ कंपटीशन में, हार और जीत के बारे में मत सोचना। तो इस तरह के कोचेस जो हैं दे क्रिएट मेंटली टफ प्लेयर्स, क्योंकि उनकी कोचिंग के प्रति पॉजिटिव अप्रोच है और वो लर्निंग और परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि रिजल्ट के ऊपर। अगर लर्निंग और परफॉर्मेंस बराबर लगातार अच्छी होती रही और खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़ता रहा, तो एक समय आएगा जब खिलाड़ी उस स्तर पे पहुंच जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली जीतेगा। लेकिन जीत के ऊपर ध्यान उतना नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप हमेशा जीत के बारे में ही सोचेंगे तो जीत तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता जो है वो आप वहां से आप विमुख हो जाएंगे, उसके ऊपर आपका से ध्यान हट जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जीत के बारे में ना सोच के किस तरह से हमें जीत तक पहुंचना है, वो रास्ता जो है उसके बारे में आप सोचें, तो खिलाड़ी ज्यादा मेंटली टफ तैयार होते हैं। क्योंकि खिलाड़ी को जैसे जैसे वो इम्प्रूव करते जाते हैं, उनका अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ता जाता है, और जितना कंट्रोल बढ़ेगा उतना वो मेंटली टफ हो जाएगा खिलाड़ी। तो पॉजिटिव अप्रोच टू लर्निंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्किल्स एंड कंपटीशन, फॉर एग्जांपल, अब इसमें क्या कर सकते हैं कोचेस, आप एनकरेज करिए बच्चे को कि वो सीखे, आगे बढ़े, इम्प्रूव करे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके खेले। गिव पॉजिटिव एंड इंस्ट्रक्शनल फीडबैक, जो फीडबैक आप देते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म या ये कहना कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो, इस तरह की चीजों से खिलाड़ी का मनोबल गिर जाता है। सो नेगेटिव फीडबैक नहीं देना है, उसको पॉजिटिव देना है कि तुम कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो उसके इंस्ट्रक्शंस देने। इंस्ट्रक्शनल फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाली ये कहना कि तुम कर सकते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सोल्यूशन भी उसको बताना है कि क्या करना चाहिए उसको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल फीडबैक। तो positive and instructional feedback is very important in coaching. Set up practices that are fun and enjoyable. जो आप ट्रेनिंग कराते हैं उसको फन बनाइए, एंजॉयबल बनाइए, बच्चा एंजॉय करके ट्रेनिंग करे, खुशी खुशी ट्रेनिंग करे, उसको बोझ न लगे ट्रेनिंग। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखिए, हर खिलाड़ी एक जैसे नहीं होते हैं, तो किस खिलाड़ी को क्या चीज की आवश्यकता है, उसको किस तरह मोटिवेशनली और इमोशनली हैंडल करेंगे, वो व्यक्तिगत स्तर पे हर खिलाड़ी में अलग अलग होगा। तो यू शुड ऑल्सो बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट। अ गुड कोच इज ऑलवेज अ गुड साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि वो बता सकता है अपने बच्चों को देख के कि कौन सा बच्चा क्या करने से ज्यादा मोटिवेट होता है। सो डू इट, बट नेगेटिव चीजें अवॉइड करिए, चाहे जैसा भी हो आपका खिलाड़ी। अवॉइड नेगेटिव क्रिटिसिज्म, give positive feedback and instructional feedback, that is more important, and ध्यान उसका लर्निंग और इम्प्रूवमेंट पे रखिए, ना कि रिजल्ट के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड। पेरेंटल सपोर्ट, ये मैंने पहले बताया था कि पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। कोचेस को क्या करना है ये तो ठीक है, कोचेस को ये भी ध्यान देना है कि पेरेंट्स की तरफ से उसको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। तो कहीं पे ये भी जरूरी है कि समय समय पर आप पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग करिए, पेरेंट्स के साथ भी टच में रहिए, उनको भी मोटिवेट करते रहिए कि वो बच्चे को सपोर्ट करें। तो कोचेस शुड बी, कोचेस, पेरेंट्स और प्लेयर, इनका जो है एक टीम होनी चाहिए, एंड यू शुड सी दैट द कोच एंड द पेरेंट्स बोथ आर सपोर्टिंग द चाइल्ड, क्योंकि जितना उसको सोशल सपोर्ट मिलेगा बच्चा उतना आगे बढ़ेगा। So with appropriate support and encouragement, parents can influence the development of mental toughness in their children. तो जो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बच्चों को, वो हमेशा उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं। अगर वो हार भी गए या कभी सेटबैक हो गया या इंजुरी हो गई, वो उनको और ज्यादा मायूस और डराते नहीं है, बल्कि हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार हार गए, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा करो। तो इस तरह के पेरेंट्स, इस तरह का पेरेंटल एटीट्यूड और इस तरह के कोचेस, ये अगर खिलाड़ी के वातावरण में है तो खिलाड़ी को मेंटली टफ बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है।
Then exposure to successful experiences. Having a desire to succeed and sustaining this internal motivation over long periods of time are often noted as being essential characteristics of mental toughness. तो मेंटली टफ खिलाड़ियों के अंदर जैसा मैंने बताया कि सक्सेस के लिए एक डिजायर होता है कि मुझे जो गोल्स मैंने सेट किए हैं उनको मैं प्राप्त करूं, तो सक्सेस को प्राप्त करने के लिए वो खेलते हैं और ये मोटिवेशन जो है उनका कि सक्सेस मुझे मिलना चाहिए और सक्सेस के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ये मोटिवेशन अगर लंबे टाइम तक उनके अंदर स्थायी रहा, सस्टेन रहा, तो ऐसे खिलाड़ी मेंटली टफ खिलाड़ी तैयार होते। मेंटल टफनेस का एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि दे ऑलवेज वर्क फॉर सक्सेस और इस मोटिवेशन को वो अपने अंदर स्थायी रखते हैं बहुत लंबे समय तक। ये मोटिवेशन उनका मरता नहीं है। उसके बाद है कोचेस कैन क्रिएट अ प्रैक्टिस एनवायरनमेंट वेयर बाय एथलीट्स आर एक्सपोज्ड टू सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस। आप ऐसा कोचिंग एनवायरनमेंट तैयार करिए कि खिलाड़ी को सक्सेस के मौके दीजिए। जैसे मैंने कहा कि छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स आपस में ही कराइए और खिलाड़ी को मौका दीजिए कि वो उसमें सक्सीड करे, उसमें सक्सेस अपना बेस्ट दे परफॉर्मेंस और उसको सक्सेस मिले। जितना उसको सक्सेस मिलेगा खिलाड़ी को उतना वो मेंटली टफ बनता जाएगा और सक्सेस अगर नहीं मिला तो उससे भी वो सीखे, ना कि पीछे हट जाए। अगर बहुत से खिलाड़ी होते हैं हर एक को हमेशा सक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन अगर असफल रहे तो वो उससे मायूस होके अपने ट्रेनिंग से पीछे ना हटे बल्कि उससे सीख के और आगे बढ़े। तो पीछे नहीं उनको हटाना है बल्कि उनको आगे कैसे बढ़ना है किसी भी स्थिति में, ये चीज की उनको एक्सपोजर उनको देना जरूरी। Along these lines, they can focus not only on outcome but also on enjoyment, and they can be involved in some decision making to provide a feeling of ownership. मेकिंग की अपॉर्चुनिटीज दीजिए कि वो डिसीजंस लें ग्राउंड पे और सही डिसीजंस लें। तो अगर मान लीजिए कोई मैच हो रहा है और मैच में किसी गलत डिसीजन की वजह से गोल कंसीड कर दिया टीम ने, तो आप मैच के बाद मैच एनालिसिस करिए और देखिए कि क्या गलत डिसीजन हुआ था और वहां पे क्या सही डिसीजन होना चाहिए था। इसका डिस्कशन करिए उनके साथ, जिससे कि आगे बच्चे अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो तो वो गलती वो दोबारा ना करें और उससे सीखें। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी डन ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस। इसको करना जरूरी है, सिर्फ स्किल सिखाने से नहीं काफी है। यू हैव टू डू ऑल दीज एक्सरसाइजेस इन ऑर्डर टू प्रिपेयर मेंटली टफ प्लेयर्स। उसके बाद है क्रिएटिंग टफ एनवायरनमेंट बाय सेटिंग अप इंटेंस कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। तो टफ अपने कोचिंग में धीरे धीरे टफनेस को बढ़ाइए, कोचिंग स्ट्रेटजी में धीरे धीरे फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और टफ सिचुएशंस में उनको खिलाइए, इंटेंस कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कराइए। तो अलग अलग टीम्स के साथ अलग अलग अपोनेंट्स के साथ कराइए, बहुत स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के साथ खिलवाइए। जितना टफ एनवायरनमेंट उनका एक्सपोजर होगा वो दूसरों को देख के भी उससे सीखेंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर खुद परफॉर्म करना सीखेंगे। नाउ देयर आर सर्टेन साइकोलॉजिकल स्किल्स जो कि सिखाने से मेंटली टफ प्लेयर्स तैयार होते हैं। साइकोलॉजिकल स्किल्स पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो वी विल सी दैट व्हाट आर दी साइकोलॉजिकल स्किल्स जो कि खिलाड़ी को मेंटली टफ बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। गोल्स होने चाहिए प्लेयर्स के, रिटन में होने चाहिए और कोच और एथलीट मिल के गोल सेट करें। नाउ स्मार्ट गोल्स आपको पहले बता चुके हैं, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट हियर। तो गोल्स स्मार्ट गोल्स हों, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो ये चीजें अगर ध्यान में देख के आप गोल सेटिंग करते हैं और साथ साथ आप समय समय पर बच्चों को देखते हैं कि वो अपने गोल्स तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं तो और उनको पॉजिटिव फीडबैक देते रहते हैं, तो गोल सेटिंग की प्रक्रिया जो है वो उनको मेंटली टफ बनाएगी समय से। उसके बाद है सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस जब तक खिलाड़ी में नहीं होगा वो मेंटली टफ नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा लक्षण है मेंटली टफ खिलाड़ियों का।
Building confidence in athletes requires a positive environment and lots of support. For example, encouragement, positive and instructional feedback, good quality physical preparation is often linked with, next slide please. Characteristics such as confidence. तो अभी हमने देखा कि गुड क्वालिटी फिजिकल प्रिपरेशन, अगर आपने उनकी फिजिकल प्रिपरेशन बहुत अच्छी कराई है, मतलब उनकी फिजिकल कंडीशनिंग और साथ साथ उनकी स्किल ट्रेनिंग दोनों अगर बहुत अच्छी हुई है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर टेक्निक्स एंड अपने स्किल्स के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस है, साथ साथ अपनी फिटनेस पर उनको कॉन्फिडेंस है. तो अगर ये चीजें हैं और उसके साथ साथ उनके अंदर पॉजिटिव साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कॉन्फिडेंस अपने आप स्वाभाविक रूप से डेवलप होगा. And modeling and watching good performances and recalling past best performance are also strategies to improve self confidence. तो ये भी कुछ strategies हैं. Modeling का मतलब है दूसरों से सीखना. तो they can watch videos of good matches, of good events, बड़े बड़े competitions के matches देखें और अच्छे players के videos देखें. तो उससे देख के वो सीखते हैं थ्रू मॉडलिंग. मॉडलिंग मतलब दूसरों को देख के उसको कॉपी करना और उस तरह का परफॉर्म करना. तो मॉडलिंग इज अ वेरी गुड टेक्निक. तो इसलिए बार बार उनको वीडियोस दिखाइए अच्छे अच्छे मैचेस के. वॉचिंग गुड परफॉर्मेंसेस एंड रिकॉलिंग पास्ट बेस्ट परफॉर्मेंस. और जैसा मैंने बताया था कि अपने पुराने बेस्ट परफॉर्मेंस को याद करना जो है उससे भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है. तो खिलाड़ियों को कंपटीशन से पहले they should recall their past best performance. जैसे कंपटीशन के एक रात पहले वो रिकॉल करें कि हमने लास्ट कंपटीशन सबसे अच्छा कहाँ पे खेला था और कैसे खेला था और कैसे मैं आगे बढ़ रहा था, स्कोर कर रहा था, कैसे जीत रहा था और अल्टीमेटली कैसे मैं जीता. तो the whole process of recalling that gives confidence to the player. उसको कॉन्फिडेंस आता है वर्तमान में, अच्छा प्लेयर हूँ और मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ. Then imagery training is also a very good tool. It is a technique. इसमें है visualization of positive performances of putting up good fight, achieving goals, etc. help to build mental toughness. तो जैसा मैंने बताया था इमेजरी बताते समय कि इमेजरी में पॉजिटिव इमेजेस लाना जरूरी है. तो इमेजेस ऑफ पुटिंग अप अ गुड फाइट, गोल्स अचीव करना और जीतना, इस तरह की इमेजरी ट्रेनिंग अगर प्लेयर करता है, प्रैक्टिस करता है, उससे भी उसकी मेंटल टफनेस बढ़ती है. Then is attentional control training, positive self-talk, trigger words, focusing and refocusing strategies, centering, concentration exercises, anxiety control, deep breathing, etc. help to improve attention and focus. अगर खिलाड़ी का अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा तो वो मेंटली टफ होगा खिलाड़ी. लेकिन जो मेंटली वीक खिलाड़ी होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है. तो फॉर इंक्रीजिंग द अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन दीज टेक्निक्स आर देयर. और ये टेक्निक्स मैं पहले आपको सब बता चुकी हूँ. So I'm not going to repeat this. So all these techniques you know. So इनका बहुत ज्यादा frequently इस्तेमाल करना है खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के लिए. Okay, so that's all. Now इनको कंट्रोल करना जरूरी है जिससे कि पॉजिटिव रहे खिलाड़ी हमेशा. और ट्रेनिंग टू डील विद प्रेशर, जो कंपटीशन का प्रेशर होता है उस तरह का प्रेशर सिचुएशंस, छोटे छोटे कंपटीशन अरेंज करके ट्रेनिंग में आप प्रेशर सिचुएशंस क्रिएट करिए जिससे कि खिलाड़ी हर तरह के प्रेशर सिचुएशन से डील कर सके और अपनी एंजाइटी को कंट्रोल में रखे. एंजाइटी को कंट्रोल में रखने के लिए रेगुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम, ये उनको कराना रेगुलर जरूरी है जिससे उनका टेंशन कंट्रोल में रखे. और उसके साथ साथ कॉग्निटिव लेवल पे थॉट स्टॉपिंग और थॉट सब्स्टिट्यूशन, नेगेटिव थॉट्स को रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है. तो इसकी भी प्रैक्टिस खिलाड़ियों को करानी चाहिए जिससे कि वो अपना स्ट्रेस को कंट्रोल में रख सकें. और कुछ समझ में आया? इज इट ओके? वाज इट अंडरस्टैंडेबल?
Okay. Now this is most of it is applied. तो इसमें जो भी एप्लीकेशन वाला पार्ट है, इस पर आपको ध्यान देना है कि आप अपनी ट्रेनिंग एनवायरनमेंट को कैसे बनाएं जिससे कि खिलाड़ी खुश होकर प्रैक्टिस करे और उसकी स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़े. That is the most important lesson from this session. Okay, thank you. Thank you all of you. Time is up. And you have a next class maybe. So we will meet again tomorrow.